हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट टाइम अपने ने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ा था और व्हीटस्टोन ब्रिज का कोई भी जैसे सर्किट दिया हुआ है तो उसको किस तरीके से हल कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है। और व्हीटस्टोन ब्रिज जो नॉर्मली जिसके लिए यूज होता है वो है अज्ञात प्रतिरोध। अज्ञात प्रतिरोध का मान नहीं पता है तो उसका मान अपने ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लो कि 4 प्रतिरोध है, अब 4 प्रतिरोध में से एक प्रतिरोध का मान नहीं पता और 3 प्रतिरोध का मान पता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का सूत्र जो है वो जो लास्ट टाइम पढ़ा था उसका उपयोग करके अपने अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो सूत्र था वो सूत्र है R/R2 बराबर R3 बटे में R4। अब इसमें से R1, R2, R3, R4 ये 4 अलग अलग वायर के प्रतिरोध है। तो चारों अलग अलग वायर के प्रतिरोध का ये जो सूत्र है वो संतुलन स्थिति में, मतलब R1 बटे में R2 का अनुपात और R3 बटे R4 का अनुपात समान होगा। इसका मतलब क्या है कि R1 बटे R2 में जो धारा जो होगी और R3 बटे में R4 धारा होगी वो दोनों में समान रूप से प्रवाहित होगी। तो इस सूत्र से अपने कोई भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके संबंधित अपने एक सवाल को देखते हैं, बहुत छोटा ही सवाल है। तो अब देखो यहाँ पे इस सवाल में सर्किट अपने को दिया हुआ है। अब इस सर्किट में देखो 4 प्रतिरोध दिए हुए, R1 जो है वो 2 ओम है, R2 जो है 4 ओम है, R3 3 ओम है और R4 6 ओम है। अब अपने को ज्ञात करना है कि ये संतुलन अवस्था में है कि नहीं है। तो अपने ने पढ़ा है कि संतुलन अवस्था में होगा तो ये वाला सूत्र सिद्ध होगा, R1 बटे में R2 होगा और इसका R1 बटे में R2 का जो भी रेशियो होगा वो R3 बटे R4 के रेशियो के बराबर होना चाहिए। बराबर। तो सबसे पहले R1 बटे में R2 करते तो R1 बटे में R2, तो R1 की वैल्यू कितनी है 2 ओम और R2 की वैल्यू कितनी है 4 ओम, तो 2 से 4 कटा तो 1/2 आया। इसी तरह दूसरा क्या R3 बटे में R4, तो यहाँ पे रखा R3 बटे में R4। R3 कितना है 3 ओम, तो ऊपर लिख दिया 3 ओम और R4 कितना है 6 ओम, तो नीचे लिख दिया 6 ओम। 3/6 मतलब 1/2। देखो तो R1 बटे में R2 आ रहा है 1/2 और R3 बटे में R4 भी आ रहा है 1/2, मतलब ये संतुलन अवस्था में है। मतलब ये सवाल, ये सर्किट का अरेंजमेंट जो है वो सही है। ठीक है। अब मीटर ब्रिज क्या होता है? मीटर ब्रिज जो है वो अपना 12वीं के अंदर प्रैक्टिकल के अंदर है। प्रैक्टिकल एक है मीटर ब्रिज की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। तो ये एक प्रैक्टिकल के अंदर पहले से ही आता है। तो एग्ज़ाम में इसकी थ्योरी तो नहीं पूछते क्योंकि थ्योरी वाला पार्ट प्रैक्टिकल में वाइवा में पूछ लेते, इसके संबंधित कभी कभार सम पूछ लेते हैं। तो मीटर सेतु के सम किस तरीके से पूछते हैं वो अपने खाली देखेंगे। उसमें वही सूत्र जो है व्हीटस्टोन का सूत्र जो अभी अपने ऊपर पड़ा वही सूत्र लगा के अपने को हल करना होता है। ठीक है। तो मीटर सेतु एक तरह का यंत्र है जिसमें व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत का उपयोग करके अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। बराबर। तो इसके अंदर भी देखो R1, R2, R3 और R4 4 प्रतिरोध है और इसके अंदर वाला जो प्रतिरोध है R5 उसके अंदर धारा का मान 0 है। अब तुमको एक बात याद रखनी है कि R5 प्रतिरोध में यदि इसके बीच में धारा का मान 0 माने तो ही अपने व्हीटस्टोन सेतु को संतुलित कर सकते। यदि अंदर धारा जा रही है तो व्हीटस्टोन सेतु को संतुलित नहीं कर सकते। इसीलिए तुमको कभी व्हीटस्टोन सेतु को संतुलित करना हो, ठीक है, तो धारा का मान अंदर वाला जो है B और D के बीच में हमेशा 0 ही मानना पड़ेगा। ठीक है। तो अब देखो इसका जो फिगर है, डायग्राम जो है वो कुछ इस तरीके से, बहुत सिंपल डायग्राम है। ठीक है। तो इस डायग्राम में क्या होता है उसके बारे में इजीली अपने समझ लेते हैं। ये जो दी हुई है वो एक स्केल है, यहाँ से लेके यहाँ पे ये स्केल है। अब स्केल के ऊपर क्या एक पतला सा वायर लगा हुआ है। बराबर। तुमने प्रैक्टिकल के अंदर बड़ी सी स्केल के ऊपर वायर देखा होगा। बस इसी
स्केल के ऊपर एक वायर है। अब इस वायर के एक सिरा जो है वो एक मेटल की प्लेट होती है एल शेप में, तो वो मेटल की प्लेट जो होती है वो स्केल के वायर से कनेक्ट होती है। फिर इस साइड जो है वो सिरा जो है वो दूसरे स्केल के पार्ट से एल शेप में, यहाँ पे भी मेटल की एक प्लेट होती है वो लगी होती है। अब इसके बीच में एक ज्ञात प्रतिरोध, मतलब एक ऐसा रेजिस्टेंस बॉक्स या ऐसा कोई भी प्रतिरोध वाला वायर लगा देते जिसकी वैल्यू अपने को पता है, और इसके बीच में एक प्रतिरोध लगाते जिसका मान अपने को नहीं पता, मतलब R3 का मान अपने को ज्ञात करना है। अब इन दोनों के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, ये G जो है वो गैल्वेनोमीटर है। अब गैल्वेनोमीटर के आगे एक जोकी लगी होती है। तुमने बहुत जनों ने पूछा था सर ये क्या है, तो जोकी तुमने देखा होगा, ये जोकी ऐसा होता है और पेन जैसी पेन होती है, बराबर। तो इसमें क्या होता है कि ये मेटल की बनी होती है, मतलब वायर इससे कनेक्ट करेंगे तो करंट इसमें जाएगा, और ये करंट जो है अब इस जोकी को क्या करते हैं, जो बड़ा सा वायर है, टोटल वायर की लेंथ 100 सेंटीमीटर, क्योंकि स्केल 100 सेंटीमीटर है, बराबर। अब ये इससे दूसरा सिरा भी जाता है वायर का, उसको बैटरी से जॉइन कर देते, बीच में स्विच लगा देते और वापस इसी सिरे से उसको कनेक्ट कर देते। अब इसमें क्या होता है कि जोकी को इस वायर जो है 100 सेंटीमीटर उसके ऊपर घुमाते, इसके ऊपर घुमा के जी को देखते, तो जब ये इस साइड जोकी को रखते हैं तो उसका गैल्वेनोमीटर का जो एरो होता है, गैल्वेनोमीटर का जो एरो होता है वो इस साइड होता है, लेफ्ट साइड। लेकिन जब जैसे 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 इस साइड आता है तो वो एरो जो है वो राइट साइड में होने लगता है, और बीच वाला पार्ट जो होता है वो जीरो होता है। तो उसको इसके ऊपर घुमाना है और ऐसे पॉइंट पे रखना है जहाँ पे गैल्वेनोमीटर क्या बताए, जीरो विक्षेप बताए, शून्य विक्षेप। तो जहाँ पे शून्य विक्षेप बताए वहाँ पे उस चौकी को रख दो। तो जैसे घुमाते घुमाते इस वाले पॉइंट पे जीरो आ गया, तो इसके पहले वाली जो लेंथ होगी उसको L मानेंगे, और सेकंड वाली लेंथ होगी उसको 100 माइनस L मानेंगे। 100 माइनस L मतलब, क्योंकि पीछे वाली वैल्यू ज्ञात करनी है तो मुझे 100 में से ही माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल लेंथ उसकी 100 है। तो पहला वाला जो लेंथ है वो L है, तो दूसरा वाला जो पार्ट होगा वो 100 माइनस L करेंगे। तो यहाँ पे देखो 4 प्रतिरोध चीज़ें मिल गई। देखो R1 और R3 तो अज्ञात है। अब इसको L सेंटीमीटर को R2 मान लो और 100 माइनस L को R4 मान लो, ठीक है। तो 4 वैल्यू मिल गई। अब इसको रखेंगे तो अपने को मान मिल जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे अपना व्हीटस्टोन का फॉर्मूला क्या है, R1 बटे में R2 बराबर R3 बटे में R4। पर इसकी कंडीशन क्या थी कि उसमें धारा जो होती है वो जीरो होती है, संतुलन अवस्था। अब धारा जीरो है तो क्या हो जाएगा, R1 बटे में R2 इक्वल टू R3 बटे में R4, बराबर। तो अब सूत्र रख देते हैं। तो देखो R1 और R3 तो दिया था, फिर मैंने तुमको बोला था कि R2 को अपने क्या रखेंगे, R2 को रखेंगे XL, ठीक है, और R4 को रखेंगे X 100 माइनस L। X नहीं लगाना है तो भी चले, खाली L लिखोगे और 100 माइनस L रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि X तो वैसे भी कट जाता है। तो तुम यहाँ पे ऐसा लिखो कि R1 बटे में L और R3 बटे में 100 माइनस L रखोगे तो भी चलेगा। तो ये नीचे जो लंबाई ली थी वो उसको R2 मान लो और इसको R4 मान लो, तो बन गया ना R1 R2 R3 और R4, बस। तो इसके अंदर अपने को नीचे क्या मिला, अपने को नीचे मिला R1 L R3 100 माइनस L, बराबर। तो अब इसके अंदर अज्ञात प्रतिरोध कौन सा, R3। तो R3 को ज्ञात करना है तो R3 को यहीं रखो और 100 माइनस L सामने जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ऊपर चला जाएगा। तो R1 100 माइनस L बटे में R। तो ये अपना सूत्र आ गया। तो इस सूत्र का उपयोग R3 अज्ञात प्रतिरोध के लिए मान लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर मीटर जो स्केल होगी अब इसके ऊपर रखेंगे जो कि, और मान लो यहाँ पे धारा का मान गैल्वेनोमीटर जीरो विक्षेप, तो इसकी लेंथ जितनी होगी वो अपने
गिन लेंगे, क्योंकि स्केल के ऊपर ही, अब जैसे मान लो 10 सेंटीमीटर है तो एल की जगह पे 10 रखेंगे तो नीचे आ जाएगा 10, और ऊपर 100 में से 10 गया मतलब 90, तो 90 इंटू आर बटे में एल। और आर क्या था, R1 था, जो ज्ञात प्रतिरोध था उसका मान पता होता है, तो उसका मान रख देंगे तो R3 की वैल्यू मिल जाएगी, बराबर। तो इसकी प्रोसेस ये पूरी बताई हुई है, इस प्रोसेस को तुम पढ़ोगे तो वही है, अज्ञात प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं, ये सब थ्योरी है। और इसके नीचे जो अभी ज्ञात किया वो थ्योरी तुमको यहाँ पे देख लेनी। फिर इसके बाद में विभव मापी। विभव मापी का मतलब क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। विभव मापी का मतलब होता है कोई भी परिपथ है और उस परिपथ के दो बिंदु हैं, एक बिंदु ये और ये दो बिंदु, अब इन दोनों के बीच में विभव ज्ञात करना है, या तुम बोल सकते हो कि दो के बीच में विभवांतर ज्ञात करना है, तो इसके लिए विभव मापी का उपयोग करेंगे, बराबर। मतलब दो परिपथ, कोई भी परिपथ है उसके दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को ज्ञात करना है। या मान लो कोई भी बैटरी दी हुई है और बैटरी के दोनों सिरों के बीच का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, तो उसके लिए विभव मापी का उपयोग किया जाता है। तो विभव मापी के अंदर भी क्या होगा कि ये सिद्धांत में खाली तुमको सूत्र याद रखना है, ठीक है। और इसका सूत्र जो है, जब ठीक है, तो इसको एक बार मैं पढ़ के समझा देता हूँ इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो इसमें इसकी रचना है कि इसमें अधिक विशिष्ट प्रतिरोध तथा निम्न प्रतिरोध ताप गुणांक वाली पदार्थ मतलब कांस्टेंट और मैग्नीज का 4 से 12 मीटर लंबा तथा एक समान व्यास का तार एक मीटर के समांतर टुकड़े के रूप में लकड़ी के तर्ते पर कसा रखता है। तार के दोनों सिरे ए व बी पर संयोजी पेच लगे होते हैं, बराबर। तारों की लंबाई के समांतर 1 मीटर पैमाने पर लगा होता है, जिस पर शून्य विक्षेप संगत तार की लंबाई पढ़ी जा सकती है। मतलब इसमें क्या बताया कि ये स्केल है, बराबर 100 सेंटीमीटर की स्केल है, तो ये वायर जो है वो 0 से स्टार्ट करके 100, फिर वापस इस वायर को इस साइड भेजते 200, 300 और 400 मीटर टोटल वायर होता है, मतलब 4 मीटर होता है। एक पार्ट में 100 सेंटीमीटर होता है, मतलब 1 मीटर। तो इस तरह से वायर इतना बड़ा जॉइन किया जाता है। तो एक सिरा यहाँ से सिरा ए है, यहाँ से लेके वायर बी सिरे तक जाता है। तो इनके बीच में विभवांतर कितना ज्ञात हो रहा है वो अपने को ज्ञात करना है, बराबर। और दूसरा, इसके अंदर जो वायर है वो कांस्टेंट या मैग्नीज से बना होता है, ठीक है। तो 4 बॉक्स है, 1 2 3 4, मतलब 4 सेंटीमीटर का वायर लगा होता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या लिखा है, सिद्धांत क्या है कि विभव मापी के सिद्धांत को ठीक से समझने के लिए पहले हम चित्र 1.1 में प्रदर्शित परिपथ पर विचार करते हैं। इस चित्र में विद्युत वाहक बल E1 तथा E2 तथा नगण्य प्रतिरोध के दो सिरों को प्रतिरोध R तथा धारा मापी से जोड़ा गया है। यदि E1 जो है वो E2 से बड़ा हो, E1 बड़ा हो E2 से, तो देखो यहाँ पे परिपथ 1.1 दिया हुआ है, इसमें देखो 2 बैटरी तो लगी हुई है E1 और E2, और इसके साथ में एक प्रतिरोध लगा हुआ। अब मान लेते हैं कि E1 जो है वो ज़्यादा है और E2 जो है वो कम है। तो अपने को पता है कि अपने एक सूत्र पढ़ा था, E बराबर V प्लस IR, ये सूत्र पढ़ा था आगे। तो E बराबर V माइनस IR, बराबर। तो यहाँ पे क्या है कि इसी सूत्र को यहाँ पे डिराइव किया, तो यहाँ पे E जो है वो E1 है और V जो है यहाँ पे, ठीक है। तो E यहाँ पे E1
E2 मतलब E इक्वल टू वी प्लस आई आर। तो V तो यहाँ पे नहीं है तो खाली क्या बचेगा आई आर। तो R और E यहाँ पे क्या है तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो मिल जाएगा। तो E1 माइनस E2 और बटे में आई आर, आर को अपॉन में ले लूँ तो क्या मिलेगा मुझे धारा। तो इसके बीच में कितनी धारा है वो अपने को मिल जाएगी। तो देखो पहली धारा क्या होगी कि E1 जो है वो बड़ा है। E1 बड़ा है तो क्या करेंगे E1 माइनस E2 बटे में आर, तो ये धारा मिल गई। अब दूसरा है मान लो कि विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो E2 बड़ा हो जाएगा E1 से, तो E2 माइनस E1 बटे में आर। और धारा नहीं प्रवाहित हो रही है तो क्या हो जाएगा E1 बराबर E2 हो जाएगा बराबर। मतलब धारा शून्य है तो इसके अंदर E1 बराबर E2, मतलब दोनों जो विद्युत वाहक बल है वो समान ही होगा। ठीक है, कोई भी तरह की स्थिति में बदलेगा नहीं। तो ये अपना हो गया विद्युत वाहक। ठीक है, तो ये इतना कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, तो इसके बारे में ज़्यादा अपने को डीपली देखना नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद में है विभव प्रवणता। किसको बोलते हैं विभव प्रवणता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो विभव प्रवणता मतलब होता है कि तार की एकांक लंबाई में विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। मतलब कोई भी वायर है, एकांक लंबाई मतलब कोई मान लो कि 1 सेंटीमीटर का वायर है, इस 1 सेंटीमीटर वायर के पोटेंशियल डिफरेंस मान लो कि हर 1 सेंटीमीटर पे उसका विभव का मान धीरे 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 कम हो रहा है बराबर, तो उसको विभव प्रवणता कहेंगे। जैसे मान लो कि लंबाई L है, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर पहला भाग, फिर उसके आगे का 1 सेंटीमीटर, एक उसके आगे का, जैसे जैसे लंबाई बढ़ती है उसके विभव प्रवणता का मान घटता है बराबर। तो उसमें यही बताया हुआ, तो इसका फॉर्मूला अपने को याद रखना। विभव प्रवणता को K बोलते, K बराबर जो हो जाएगा V बटे में L हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में है विभव मापी के अनुप्रयोग। ठीक है, तो विभव मापी के अनुप्रयोग जो है वो भी एक पूरा प्रैक्टिकल बेस पे है। ठीक है, तो उसके बारे में अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।